नमस्ते बच्चों, मैं संतोष कुमार शर्मा यूट्यूब के इस एजुकेशनल चैनल रीड हिंदी पर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक होगा कक्षा 8 की हिंदी एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक मल्हार के पहले अध्याय स्वदेश, जो गया प्रसाद शुक्ल जी ने लिखा है। गया प्रसाद शुक्ल जी स्नेही के नाम से भी विख्यात हैं। इस क्लास में संपूर्ण अध्याय को कवर करने वाले हैं। आप लोग कापी कलम लेकर बैठ जाइए। अध्याय की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ज़रूरी बात बता दूं, इस चैनल पर कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 हिंदी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का पूरा निचोड़ मिलेगा। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है। क्या लाइन है भाई। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, उसका हृदय वास्तव में हृदय नहीं बल्कि पत्थर के समान कठोर है। जिस जीवन में देश के लिए उत्साह और जोश नहीं है, वह जीवन व्यर्थ है और उसमें कोई सार नहीं है। अगली लाइन, जो चल न सका संसार संग, जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, जो व्यक्ति संसार के साथ चलना नहीं सीखता, जो चल न सका संसार संग, जो व्यक्ति संसार के साथ चलना नहीं सीखता, समाज और देश के लिए काम नहीं करता, उसका इस दुनिया में कोई महत्व नहीं होता। जिसने साहस छोड़ दी, जिसने हिम्मत छोड़ दी, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जिसने साहस को छोड़ दिया, जिसने हिम्मत को ही छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं, वह कभी सफल हो ही नहीं सकता। अगली पंक्ति, जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपनी जाति, जाति का मतलब है अपना समाज, देश, जिस व्यक्ति ने अपनी जाति के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया, उसका खुद का भी कल्याण नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के हृदय में भावनाएं ही नहीं हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में भावनाएं ही नहीं हैं, जो भरा नहीं है भाव से, वह ऐसे सूखे नदी के समान है जिसमें कोई रस नहीं, जिसमें कोई पानी नहीं है। नदी में पानी होता है ना, तो ऐसी नदी है जो सूखी नदी है जिसमें कोई पानी ही नहीं है, इसलिए वह नदी नदी नहीं होगा। ठीक है ना। जिसमें कोई रस, रस का मतलब होता है प्रेम भाव नहीं है। ठीक है ना। अगली पंक्ति देखा जाए, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हाँ, जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, उसका हृदय वास्तव में हृदय नहीं है।
क्या है? पत्थर के समान कठोर है। यहां देखिए, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। यहाँ कवि अपने देश की महिमा बता रहे हैं। अपने देश की महिमा बताते हुए कहते हैं, यह वही भूमि है, यह वही भूमि है जहाँ हम जन्मे और पले बढ़े, जहाँ से हमें भोजन और जीवन मिलता। पाया जिसमें दाना पानी, दाना का मतलब है भोजन, पानी का मतलब है पानी। ठीक है ना? जहाँ से हमें भोजन और जीवन मिला, यही हमारी माता पिता और अपने लोगों की धरती है, जहाँ हम अपने आप को राजा रानी जैसा मानते हैं। अगली पंक्ति, जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। जिसने की खजाने खोले हैं, जिसने हमें अनेक अनमोल चीजें दी, रत्न दिए। रत्न में आपका हो जाएगा प्राकृतिक संपदा हो जाएगा। ठीक है ना? यह देश बहुत समृद्ध है, जिसने हमें अनेक अनमोल रत्न दी हैं। इस देश से विद्वान लोग भी प्रेम करते हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं। ठीक है ना? जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं और पूरी दुनिया इसकी प्रशंसा करती है, जिस पर है दुनिया दीवानी, जिस पर पूरी दुनिया प्रशंसा करती है। उस पर है नहीं पसीजा जो, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। उस पर नहीं पसीजा जो, जो व्यक्ति ऐसी महान भूमि के प्रति प्रेम नहीं दिखाता। ठीक है ना? पसीजना का मतलब होता है प्रेम दिखाना, यहाँ पर प्रेम दिखाना अर्थ हो जाएगा। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। वह धरती पर बोझ के समान है। कौन? जो देश के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम नहीं दिखाता। यह निश्चित है, यह निश्चित है कि एक दिन सबको मरना है। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। यह निश्चित है कि एक दिन सबको मरना है, सबका जीवन समाप्त होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में कुछ महान काम करना चाहिए। ठीक है ना? सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारे पास शक्ति है, साधन है, इसलिए हमें अपने देश के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है ना? अगली पंक्ति, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। है काल दीप जलता है हरदम जल जाना है परवानों को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। इस पंक्ति का अर्थ होगा, इस संसार में हर किसी को एक दिन मरना निश्चित है। ठीक है? जैसे परवाना दीपक की लौ पर जल जाता है। परवाना मतलब होते हैं कीट पतंग, जो दिया जलाने पे उसके अगल बगल नहीं उड़ते हैं, उन्हीं को कभी परवाना कह रहा है। ठीक है ना? है काल दीप जलता हरदम, जैसे परवाना दीपक की लौ पर जल जाता है, वैसे ही हर व्यक्ति को एक दिन इस जीवन को छोड़ना ही पड़ता है। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। इंसान के पास अपने शक्ति और साहस है, सब कुछ है अपने हाथों में। इंसान के पास अपने शक्ति और साहस है। अगर उसके पास तोप या तलवार जैसे हथियार नहीं भी है,
तब भी वह कमजोर नहीं है। ठीक है ना, उसकी हिम्मत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ऐसा नहीं है कि तोप और तलवार हाथ में रहेंगे तभी भी आप बहादुर कहे जाएंगे। हिम्मत से लड़ाई लड़ी जाती है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस व्यक्ति के दिल में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, उसका दिल दिल नहीं है बल्कि पत्थर है, पत्थर के समान कठोर है। ठीक है, यह रहा कविता और कविता का व्याख्या। अब आपको हम इस कविता के लेखक गया प्रसाद शुक्ल जी से परिचय करवाते हैं। ठीक है, स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में खड़ी बोली में भी कविता लिखे। ठीक है, उनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और ये मरे थे 1972 ईस्वी में। ठीक है ना, आपका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ था। आपने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। ठीक है, आप सरकारी नौकरी करते थे और सरकारी नौकरी के कारण आपने दूसरा उपनाम रखा। ठीक है ना, जो नाम है त्रिशूल। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ आपने किसान मजदूर समाज की कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं, जिसमें से त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन इनकी उल्लेखनीय रचनाएं में से एक हैं। गया प्रसाद शुक्ल जी उर्फ स्नेही जी उर्फ त्रिशूल जी, आप भले ही सशरीर हम लोगों के बीच में नहीं है, मगर आपकी लेखनी के माध्यम से आप हमेशा अपने पाठक के, अपने श्रोता के दिलों में जीवित रहेंगे। तो बच्चों, आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। ठीक है, तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो प्रश्न है उसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको कविता के माध्यम से उसका उत्तर खोजना है। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से क्या तात्पर्य है? हृदय जो है वो पत्थर हो गया, क्या हो सकता है? सामाजिकता से पत्थर हो गया, कि संवेदनहीनता से पत्थर हो गया, कि कठोरता हो जाएगा, कि नैतिकता हो जाएगा? बताइए। बोलिए। संवेदनहीनता हो जाएगा, और दूसरा बोलिए तो? कठोरता हो जाएगा। क्यों? इस प्रश्न के दो उत्तर हो जाएंगे। संवेदनहीनता यानी उसमें कोई संवेदना ही नहीं है। ठीक है ना, वह कठोर है, उसके दिल में प्रेम नाम का कोई चीज ही नहीं है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है। वह पत्थर के समान क्या है? कठोर है। प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? मुख्य भाव बताना है। मुख्य भाव क्या है? कविता के लिए
मुख्य भाव क्या देश की प्रगति हो सकता है, देश के प्रति प्रेम हो सकता है, देश की सुरक्षा हो सकता है, देश की स्वतंत्रता हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? देश के प्रति प्रेम, ये तो होगा ही, कविता में बताया गया है कि वह, ठीक है ना, देश के प्रति प्रेम हो जाएगा। एक क्या बात की गई है, देश की प्रगति के विषय में बात की गई है, ठीक है। और बताइए, देश की सुरक्षा की बात की गई है कि नहीं बात की गई है कविता में? तो देश की सुरक्षा की बात नहीं की गई है, काम की बात की गई है, देश की स्वतंत्रता की तो बात की नहीं गई है, ठीक है ना। इसके भी दो उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हम है जिसके राजा रानी, इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? हम है जिसके राजा रानी, इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? चलिए बताइए, देश के प्राकृतिक संसाधन के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए, या फिर देश के सभी प्राणियों के लिए? क्या हो जाएगा? देश के समस्त नागरिकों के लिए। प्रश्न संख्या चौथा देखिए, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? बताइए जरा। जिसमें साहस की कमी है, या फिर जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, या फिर जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, या फिर जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है? कौन सा हृदय पत्थर के समान है? बताइए। एक तो हो जाएगा जिसमें साहस की कमी है, एक हो जाएगा जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, एक हो जाएगा जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, ठीक है ना। इस प्रश्न में 3 उत्तर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए और बताइए कि आपने उनसे पूछिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना, ठीक है ना। आइए हम और आप मिलकर करते हैं मिलान, ठीक है। क्या करते हैं बाबू? मिलान करते हैं। चलिए, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों का उनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलान करना है, यानी कि स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को मिलाना है, ठीक है ना। एक तरफ आपको दी गई हैं पंक्तियां जो कविता से सीधी ली गई हैं, और दूसरी तरफ आपको दिया गया है उनके अर्थ, उनके भाव, ठीक है ना। मिलान करना है। पहला देखिए, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। पहले को किससे मिलाएंगे? पहले को मिलाते हैं तीसरे से। देखिए जरा, जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा देखिए, जो जीवित जोश जगा ना सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। दूसरे का देखिए, दूसरे क्या हो जाएगा? दूसरे का चौथा हो जाएगा। चौथा, जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है, ठीक है ना। उस जीवन में कुछ सार नहीं। तीसरा पे आइए, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर दुनिया दीवानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर दुनिया दीवानी, पहले का हो जाए, तीसरे का हो जाएगा पहला, ठीक है ना। जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। चौथा देखिए, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। चौथे का बचा है दूसरा, दूसरे से मिला देते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आगे बढ़िए। आइए अब इन पंक्तियों पे करते हैं चर्चा, ठीक है ना। एक बार फिर इसके अनुवाद को देखेंगे। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया अपने विचार से अपने समूह में साझा कीजिए, ठीक है ना। आप लोग कविता पढ़िए जरा। पढ़िए। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। इसका क्या अर्थ होगा?
अभी मैंने बताया, निश्चित है, निसंशय निश्चित, यह निश्चित है कि एक दिन है जान एक दिन जाने को, एक दिन सभी की मृत्यु होनी है। ठीक है ना। जैसे दीपक जलता रहता है और परवाने उसमें जलकर समाप्त हो जाते हैं। परवाने कीट पतंग को कहते हैं। दिया जलता है, उसके अगल बगल आप देखते होंगे कीट पतंग उड़ रहे होंगे और बार बार दिया के जो लौ जलता है उस पर टकरा रहे होंगे। टकराने से क्या होता है, जल जाते हैं। ठीक है। उसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन को व्यर्थ न गंवाकर कुछ अच्छा और देश के लिए अच्छा काम करना चाहिए। अगला देखिए, ख। ख क्या कह रहा है? सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बताइए, सब कुछ है अपने हाथों में, हमारे पास शक्ति साधन और क्षमता सब कुछ है, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। जैसे युद्ध में तोप और तलवार होती है, जैसे युद्ध में तोप और तलवार होती है, यदि हम चाहे तो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में देश प्रेम नहीं है, वह भला क्या कर सकता है? जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह क्या कर सकता है? वह उसका हृदय पत्थर है, पत्थर के समान कठोर है। अगला देखिए, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम करुणा और भावना नहीं है, वह सूखी नदी के समान है। रसधार नहीं, उसमें कोई रस नहीं, उसमें कोई प्रेम ही नहीं है तो भाई रस कहाँ से रहेगा? बताइए। कि वह सूखी नदी के समान है, जिसमें पानी ही नहीं है, जिसमें जीवन ही नहीं है। विशेष रूप से यदि उसमें देश प्रेम नहीं है तो उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर और बेकार है। ठीक है, बस आगे देखिए। कविता को पुनः पढ़िए तथा पता लगाइए और लिखिए। हम है जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? बताइए जरा, राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? हम है जिसके राजा रानी, यहाँ राजा रानी देश के नागरिकों को कहा गया है, क्योंकि अपने देश में हर नागरिक को सम्मान और अधिकार मिलता है, इसलिए वह अपने आप को राजा रानी जैसा महसूस करता है। संसार संग चलने से क्या आप समझते हैं? संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता? विचार कीजिए, विचार कीजिए। संसार का अर्थ हो जाएगा, संसार संग का अर्थ है समाज और दुनिया के साथ मिलकर चलना। मतलब है कि उसके विकास में योगदान देना। देश अगर विकास कर रहा है, समाज अगर विकास कर रहा है, तो आप उसके विकास में अपना योगदान देंगे, उसमें बाधा नहीं बनना है। उस पर नहीं पसीजा जो क्या है, वह भू का भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं? बताइए। उस पर नहीं है पसीजा, जो व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम और करुणा नहीं दिखाता, वह धरती पर बोझ के समान है, उसका जीवन बेकार है मेरे बाबू। चलिए घ देखिए। घ, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं? बताइए। कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं, आप देश प्रेम से क्या समझते हैं? देश प्रेम का अर्थ है अपने देश से सच्चा प्रेम करना। क्यों? देश प्रेम का यही अर्थ होगा ना कि अपने देश से सच्चा प्रेम करना, उसकी सेवा करना, उसकी रक्षा करना और उसके विकास में योगदान देना। अंगा देखिए। यह रचना एक आवाहन गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढ कर लिखना है। यह आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसे आप लोग करेंगे। ठीक है, आगे आइए। अनुमान और कल्पना करना है।
अनुमान और कल्पना करना है। चलिए, जिसने कि खजाने खोले, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। आपको अनुमान लगाना है, अनुमान लगा के लिखना है, ठीक है ना। बताइए जरा किस प्रकार के खजाने की बात की गई है। अरे खजाना का मतलब होगा प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा जैसे मान लीजिए खजाना में आ गया हीरे मोती, सोना चांदी, खनिज पदार्थ, ठीक है ना। ज्ञान, संस्कृति, संसाधन, ठीक है ना। ये सारे आ जाएंगे प्राकृतिक संपदा में आ जाएंगे। जिसने खजाने खोले खजाना में आ जाएंगे, ठीक है ना। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पंक्ति में उगे बढ़े किसके लिए और क्यों कहा गया है, बताइए जरा। हम इसी देश में जन्मे और पले बढ़े हैं, इसलिए यह देश हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे मेन बात, वह हृदय नहीं है पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, यह आप लोग अपने मन से लिखिएगा। घ भी अपने मन से, अंग भी अपने मन से, ठीक है ना। आगे क्या है, कविता की रचना। जिस मिट्टी में उगे बढ़े पाया जिसमें दाना पानी है, मात पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। अंतिम शब्द राजा रानी आया है, माता पिता आया है, दाना पानी आया है, ठीक है ना। दाना पानी और राजा रानी, इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है। क्या है, एक सी है। इस विशेषता को तुक मिलाना कहते हैं, ठीक है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर पांच पांच के समूह में मिलकर चर्चा करना है, उत्तर लिखना है। शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ा, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं। शब्दों के तुक मिलाने से कविता में विशेष प्रभाव पड़ा, जैसे कि एक तरीके से हमने ध्वनि निकालना सीख लिया, कविता के हिसाब से बोलना सीखा, ठीक है ना। और आप लोग देख लीजिए कविता में इस प्रकार के कौन कौन से शब्द आए हैं, क्या क्या विशेषता आप लोग को देखने को मिली है। यह सब लोग आप लोग अपने मन से अब विचार करके लिख लीजिएगा। सब कुछ मास्टर साहब ही बताएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। जहां जहां आप लोग को दिमाग लगाने के लिए कहा जा रहा है वहां पे दिमाग लगाना है, ठीक है ना। देखिए सोचने विचारने से क्या होता है कि चीजें याद रहती हैं, इसलिए आप लोग चिंतन किया कीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए, हाँ अब यहाँ आइए, यहाँ हम भरवा देते हैं आप लोगों को। कह रहा है नीचे दिए गए स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखना है, फिर मित्रों से मिलाकर अपनी सूची बनाना है, ठीक है ना। चलिए, स्वदेश को और क्या क्या हम लोग कहेंगे। स्वदेश क्या कहेंगे, बोलिए। सबसे पहले देश कह लेंगे, देश, जन्मभूमि, हाँ देश का नाम लिख लीजिए, भारत, हाँ। राष्ट्र, देश को हम लोग राष्ट्र कह लेते हैं। वतन भी कहते हैं, क्यों, वतन कहते हैं। भूमि भी कहते हैं, अपना देश भी कहते हैं, अपना देश भी कहते हैं, हाँ। तो आपको अपने मन से लिखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। विराम चिन्हों को समझें। विराम चिन्ह की बात की जा रही है बाबू।
पिछले क्लास में कक्षा 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले पाठ में ही आपको विराम चिन्ह से अवगत कराया गया है, कुछ विराम चिन्ह से। अब कक्षा 8 के पहले अध्याय में भी आपको विराम चिन्ह दिया है। इससे क्या पता चलता है कि विराम चिन्ह आपको हर क्लास में पढ़ना है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़कर ही जाना है, ठीक है ना। एक प्रश्न आने वाला ही है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। तो विराम चिन्हों को समझ लीजिए। जो चल न सका संसार संग, देखिए, जो चल न सका संसार संग, यहाँ देखिएगा बाबू, एक सेकंड। हाँ देखिए, यहाँ पर ऐसे आपको देखने को मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या कहेंगे? उद्धरण चिन्ह। देखिए जरा, जो जो के पहले आया है, जो चल न सका संसार संग, ठीक है ना। बहती है जिसमें रसधार नहीं, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह। क्यों? देख रहे हैं ना, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह, यहाँ पे भी उद्धरण चिन्ह, यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर भी। हाँ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नीचे एक लाइन देखने को मिलेगी आपको, लाइन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है ना। योजक मतलब होता है जोड़ने वाला, दो शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह, ठीक है ना। उसको हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध प्रकट करने तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कविता में संदर्भ के अनुसार योजक चिन्हों के स्थान पर का, के, की में कौन से शब्द जोड़ेंगे जिसका अर्थ स्पष्ट हो सके, ठीक है ना। तो जैसे कि जो योजक चिन्ह होता है ना, योजक चिन्ह कई अर्थों में अर्थ निकालता है। जैसे जब हम लोग दो शब्दों को लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा राजपुत्र, क्या लिखा? राजपुत्र, यानी हम लिखेंगे राजा, राजपुत्र, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, राजपुत्र। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। हाँ, ठीक है। एक शब्द और लिखिए, एक शब्द और, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है संसार संग, इसमें देखिए योजक चिन्ह आया है माता पिता। माता पिता में जो माता और पिता, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना माता और पिता, तो और का भी अर्थ निकाल रहा है योजक चिन्ह। बात को समझ में आ गया? दो चिन्ह को आपने यहाँ पे पढ़ लिया, कौन कौन सा? उदाहरण चिन्ह और योजक चिन्ह, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द आप लोगों को लिखना है, ठीक है। देखिए, कविता से चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों से इनके समानार्थी शब्द ढूंढकर तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। भू का क्या हो जाएगा? भू हम लोग कहते हैं जमीन को। किसको कहते हैं? जमीन को कहते हैं ना। जमीन, इसमें जमीन लिख दीजिएगा। हाँ, इसमें धरती लिख दीजिएगा, ठीक है। जमीन हो गया, धरती हो गया। अब अगला देखिए क्या दिया है, दीप। दीप का क्या हो जाएगा? दीप का दिया हो जाएगा, दिया हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? दीप का दिया हो गया, प्रदीप हो जाएगा। प्रदीप, ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब हृदय, हृदय का क्या हो गया? हृदय का हो जाएगा दिल। क्या हो जाएगा? दिल हो जाएगा। और इसको हम लोग मन भी कहते हैं, ठीक है। अब तलवार का क्या हो जाएगा? तलवार को हम लोग खड़ग भी कहते हैं, खड़ग, खड़ग, ठीक है। और असी, तलवार का पर्यायवाची शब्द असी भी होता है, ठीक है ना। दुनिया, दुनिया का क्या हो जाएगा? संसार,
संसार हो जाएगा। और संसार को हम लोग जग भी कहते हैं, पानी पीने वाला जग नहीं, यह जग का मतलब है संसार। ठीक है ना। पत्थर को हम लोग क्या कहते हैं? पाषाण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पाषाण कहते हैं। पाषाण। और हम लोग पहाड़ भी कह लेते हैं। ठीक है ना। हो गया। बस आगे देखिए। ये सब आप लोग टिक करने के लिए कह रहा है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों पर सही चिन्ह लगाइए जिन्हें आप स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहते हैं। इसमें आप लोग को टिक लगाना है। चित्र को देखकर अपने आप टिक लगा लीजिएगा कि आपके देश में क्या क्या होता है। ठीक है ना। ट्रिक करना है। ठीक है। जो जो आपके देश में होते हैं उस सबको ट्रिक कर देना है। ठीक है। यहाँ देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि देश की सीमा पर सैनिक सुरक्षा प्रहरी की भांति खड़ी रहते हैं। ठीक है ना। वे बुरी भावना से अतिक्रमण करने वाले का समान सामना तोप, तलवार, बंदूक आदि से करते हैं। आप बताइए कि निम्नलिखित स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या होंगे? विद्यार्थी का अस्त्र शस्त्र क्या होगा? कॉपी किताब क्या हो जाएगा? कॉपी किताब होगा कि नहीं होगा बताइए। आपका अस्त्र शस्त्र क्या है? कॉपी किताब पेन, यही ना है। अध्यापक का क्या हो जाएगा? अध्यापक का हो जाएगा श्यामपट्ट हो जाएगा। श्यामपट्ट हो जाएगा। और चाक हो जाएगा, जिसको हम लोग आजकल मार्कर भी कहते हैं। मार्कर अब आजकल यूज होने लगा है। ठीक है ना। उसी प्रकार कृषक का क्या हो जाएगा? कृषक का क्या हो जाएगा? कृषक का ट्रैक्टर हो जाएगा, बैल हो जाएगा, क्यों, हल हो जाएगा, वही उसका हथियार है। चिकित्सक का, डॉक्टर का क्या हो जाएगा? दवाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दवाई हो जाएगा। दवाई में सुई भी आ जाएगा, इंजेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। वैज्ञानिक का क्या होगा? वैज्ञानिक का क्या होगा? प्रयोगशाला होगा। क्या होगा बाबू? प्रयोगशाला होगा। वैज्ञानिक का प्रयोगशाला, यही उसका हथियार है, प्रयोगशाला में वह प्रयोग करेगा। ठीक है। मजदूर का क्या हो जाएगा? श्रमिक। श्रमिक मतलब होता है मजदूर। मजदूर का क्या हो जाएगा? हाँ, मजदूर का क्या हो जाएगा? हंसिया हो जाएगा। हंसिया जिससे धान वगैरह काटा जाता है, गेहूं वगैरह काटा जाता है। कुदाल हो जाएगा जिससे मिट्टी वगैरह कोड़ा जाता है। हाँ, यही हो जाएगा। पत्रकार का क्या हो जाएगा? पत्रकार का पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलम। कलम हो जाएगा, यही उसका हथियार है। क्यों? ठीक है ना। देखिए बाबू, यहाँ पर आपका कक्षा 8 का पहला अध्याय होता है समाप्त। ठीक है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 की हिंदी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक की पूरा सामग्री आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।